7 समुद्रों के विशाल जल विस्तार के बीचों बीच बसा था एक अत्यंत मनमोहक नगर चंदनपुर। यह नगर इतना दिव्य और अलौकिक था कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। इसके चारों ओर फैली अद्भुत घाटियां और मंत्रमुग्ध कर देने वाले नजारे जो किसी का भी मन मोह लेते थे। इन सुंदर और शांत घाटियों की गोद में यह नगर अपनी पूरी आभा के साथ चमकता था। इसी भव्य नगर में एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी निवास करती थी जिसका नाम था प्रेम सुंदरी। उसके पिता राजा जयसिंह अपनी पुत्री से अगाध प्रेम करते थे। राजकुमारी के मुखमंडल का तेज और उसकी अद्वितीय सुंदरता को देखते हुए ही राजा ने बड़े लाड़ प्यार से उसका नाम प्रेम सुंदरी रखा था। वो न केवल दिखने में सुंदर थी बल्कि उसका स्वभाव भी उतना ही कोमल और प्रेमपूर्ण था। राजकुमारी प्रेम सुंदरी को बचपन से ही सैर सपाटे और घूमने फिरने का बहुत शौक था। जब वो छोटी थी तो अक्सर अपने पिता राजा जयसिंह की उंगली थामकर शिकार पर जाया करती थी। समय बीतता गया और जैसे जैसे वो बड़ी हुई उनका ये शौक और भी गहरा हो गया। अब वो अपनी सुरक्षा के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ अक्सर घने जंगलों में शिकार और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने निकल जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन प्रेम सुंदरी अपनी अश्वशाला के सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराइयों में घूमने निकली थी। पक्षियों की चहचहाहट और शीतल हवाओं के बीच वो प्रकृति का आनंद ले ही रही थी कि अचानक उनकी नजर एक अज्ञात व्यक्ति पर पड़ी। जैसे ही उस व्यक्ति की आंखें प्रेम सुंदरी से मिली उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ छा गया। वो बुरी तरह डर गया और इससे पहले कि राजकुमारी उससे उसका परिचय पूछ पाती या बात कर पाती, वो व्यक्ति बदहवास होकर झाड़ियों के पीछे भागा और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। प्रेम सुंदरी वही ठिठक गई। उनके मन में ढेरों सवाल उमड़ रहे थे। वो व्यक्ति कौन था? वो उन्हें देखकर इतना डर क्यों गया? राजकुमारी के मन में उस अजनबी की सूरत बस गई थी। वो बार बार उसी के बारे में सोच रही थी, मानो वो कोई अनसुलझी पहेली हो जो उनके शांत जीवन में हलचल मचा गई थी। जंगल की उस विचित्र घटना ने प्रेम सुंदरी के मन पर गहरा असर किया था। उसी रात राजकुमारी ने एक भयानक और विस्मयकारी सपना देखा। यह बेहद हैरान करने वाली बात थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी सपने देखे ही नहीं थे। सपने में उन्होंने देखा कि वे उन 7 समुद्रों को पार कर गई है जिनके बीच उनका अपना नगर चंदनपुर बसा था। 7 समंदरों की लहरों को चीरते हुए वे एक अनजान लेकिन बेहद खूबसूरत नगर में पहुंच गई है। वहां का वैभव देख ऐसा लगता था जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा हो। उस नगर में उनके विवाह की तैयारियां चल रही थी। चारों ओर उत्सव का माहौल था और उनका विवाह एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर युवक के साथ होने वाला था। लेकिन जैसे ही विवाह की रस्म शुरू होने को हुई और वे उस युवक का चेहरा साफ साफ देख पाती, अचानक उनकी आंख खुल गई और सपना टूट गया। अजीब बात तो यह थी कि जंगल में उस डरे हुए आदमी से मिलने के बाद अब यह सपना उन्हें हर रोज आने लगा। हर रात वे उसी अनजान नगर में पहुंचती, उसी सुंदर राजकुमार से उनके विवाह की बात होती, लेकिन हर बार फेरे लेने या विवाह संपन्न होने से ठीक पहले उनकी नींद उचट जाती। वो सुंदर युवक कौन था और 7 समुद्र पार का वह नगर क्या संकेत दे रहा था? यही सोच सोचकर प्रेम सुंदरी व्याकुल रहने लगी। प्रेम सुंदरी की व्याकुलता जब अपनी सीमा पार कर गई तो उन्होंने तय किया कि वे अब और चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने अपने पिता राजा जयसिंह के पास जाकर उन्हें जंगल की उस घटना और हर रात आने वाले उस अधूरे सपने की पूरी कहानी सुना दी। राजकुमारी ने बड़े हट के साथ कहा कि वे उन 7 समुद्रों के पार जाकर उस नगर और उस राजकुमार का सच जानना चाहती है। अपनी लाडली बेटी की बातें सुनकर राजा जयसिंह का हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने प्रेम सुंदरी को समझाते हुए कहा, पुत्री, 7 समुद्रों की लहरें बहुत विनाशकारी हैं और अनजान नगरों के मार्ग खतरों से भरे हैं। मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं ले सकता। उन्होंने साफ शब्दों में राजकुमारी को वहां जाने से मना कर दिया। पिता की मनाही ने प्रेम सुंदरी को और
भी दृढ़ निश्चय कर दिया। उनके मन में उस सपने को पूरा करने की ऐसी लगन लगी कि उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को त्यागने का फैसला कर लिया। जब रात गहरा गई और पूरा चंदनपुर नगर गहरी नींद में सो गया, तब राजकुमारी ने चुपके से महल छोड़ दिया। अपने साहस के बल पर अंधेरी रात के सन्नाटे में वे समुद्र के तट पर पहुंची। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और अटूट साहस के सहारे उन्होंने रात के उस पहर में ही पहले समुद्र को पार कर लिया। पीछे छूट गया उनका घर और पिता का प्यार, और सामने था रहस्यों से भरा एक अनंत सफर। जैसे ही प्रेम सुंदरी ने पहले समुद्र की विशाल लहरों को पार कर उसके दूसरे छोर पर कदम रखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। जहां तक नजर जाती थी, चारों ओर केवल सांप ही सांप रेंग रहे थे। हजारों फन उठाते नागों को देखकर राजकुमारी का साहस जवाब दे गया। इतना भयानक मंजर उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। डर के मारे उनका गला सूख गया और वे वही बेसुध होकर गिर पड़ी। राजकुमारी के बेहोश होते ही उन नागों के बीच से एक विशाल और तेजस्वी नाग प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस नाग ने अपनी केंचुली छोड़ी और एक मायावी इंसान का रूप धारण कर लिया। उस पुरुष की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अत्यंत सावधानी से मूर्छित राजकुमारी को अपनी बाहों में उठाया और उन्हें लेकर एक गुप्त मार्ग से एक विशाल गुफा के भीतर चला गया। वो गुफा कोई साधारण गुफा नहीं थी। जैसे ही राजकुमारी की आंखें वहां खुली, वे दंग रह गई। वो पूरी की पूरी गुफा शुद्ध सोने की बनी हुई थी। दीवारें, छत और फर्श सब कुछ कंचन की तरह चमक रहे थे, मानो वो स्वर्ण का कोई महल हो जिसे धरती के भीतर छिपा दिया गया हो। सोने की उस चमक ने गुफा के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैला रखा था, लेकिन सोने की चमक से ज्यादा उनकी नजर वहां रेंगते हुए अनगिनत सांपों पर पड़ी। गुफा का कोना कोना विषैले और फुंकारते सांपों से भरा था। ये देखकर राजकुमारी के प्राण सूखने लगे और वे डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी इंसानी रूप धारण किए हुए उन सांपों के राजा ने हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। उसकी आवाज गुफा में गूंजी, डरो मत राजकुमारी, इस नागलोक में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम हमारे अतिथि के समान हो। लेकिन तुम ये बताओ कि चंदनपुर की राजकुमारी इन 7 समुद्रों की दुर्गम सीमाओं को पार कर यहां तक कैसे पहुंची? प्रेम सुंदरी ने रहस्यमयी सपने के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने बताया कि कैसे एक धुंधला सा सपना उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा है। राजकुमारी की व्यथा और उनका दृढ़ निश्चय सुनकर नागराज का हृदय पिघल गया। उन्होंने गंभीरता से कहा, एक राजकुमारी होकर तुमने इतना बड़ा जोखिम उठाया है, ये देखकर मैं चकित हूं। तुम्हारी कहानी और तुम्हारे साहस ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यात्रा शुरू करने से पहले नागराज ने राजकुमारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी मायावी शक्तियों का आह्वान किया। उन्होंने प्रेम सुंदरी को एक अत्यंत दुर्लभ दिव्य विष, एक विशेष औषधि के रूप में दिया और साथ ही एक चमकती हुई सोने की तलवार भेंट की। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, ये उपहार साधारण नहीं है। ये तलवार तुम्हारी रक्षा करेगी और ये विष विषम परिस्थितियों में शत्रुओं को वश में करने या अपनी जान बचाने के काम आएगा। इन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि आगे का मार्ग और भी विचित्र होगा। इन जादुई चीजों को पाकर प्रेम सुंदरी का आत्मविश्वास बढ़ गया। वे नागराज से विदा लेकर एक सुंदर और मजबूत नौका पर सवार हुई। अपनी हिम्मत और ईश्वर के आशीर्वाद के सहारे उन्होंने लहरों से लड़ते हुए दूसरा समुद्र भी सफलतापूर्वक पार कर लिया। जैसे ही उनकी नाव दूसरे किनारे पर लगी, वहां का नजारा देखकर वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। वो एक अत्यंत विचित्र स्थान था। वहां के पेड़ पौधे, मकान और यहां तक कि वहां के लोग भी बहुत ही छोटे थे। वे नन्हे इंसानों, बौनों की एक पूरी बस्ती थी। जैसे ही उन छोटे लोगों ने विशाल समुद्र से आती एक सामान्य कद की राजकुमारी को देखा, उनमें हड़कंप मच गया। वे सब डर के मारे चिल्लाने लगे और इधर उधर छिपने लगे। उनके लिए प्रेम सुंदरी किसी विशालकाय पर्वत जैसी दिख रही थी।
वे अपनी छोटी छोटी ढाल और तलवारें लेकर दूर से ही राजकुमारी को डरी हुई नजरों से देखने लगे, मानो वे कोई संकट हो। उन छोटे लोगों ने जब राजकुमारी प्रेम सुंदरी को देखा तो उनके मन में भय समा गया। वे आपस में फुसफुसाने लगे कि शायद कोई विशालकाय दानव उनके राज्य में घुस आया है। लेकिन वे बेचारे कर भी क्या सकते थे। राजकुमारी उनके सामने इतनी विशाल थी कि वे चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उन बौने सैनिकों ने हिम्मत जुटाई और बड़े सम्मान के साथ राजकुमारी को अपने राजा के पास चलने का निवेदन किया। प्रेम सुंदरी ने भी अपनी सौम्यता दिखाई और उनके साथ उनके छोटे से महल की ओर चल दी। उस रात वे उसी अनूठे प्रदेश में रुकी। पूरे नगर में खबर फैल गई थी कि समुद्र पार से कोई दिव्य सुंदरी आई है। रात भर नगर के हजारों लोग उस विशाल सुंदरी की एक झलक पाने के लिए महल के बाहर इकट्ठे रहे। हर कोई उन्हें आश्चर्य और श्रद्धा की नजरों से देख रहा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, राजकुमारी ने अपनी यात्रा फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने उस प्रदेश के नन्हे राजा और वहां के निवासियों को उनके प्यार और आतिथ्य के लिए धन्यवाद किया। उनकी आंखों में अपनी मंजिल को पाने की वही पुरानी चमक थी। अपनी सुनहरी तलवार और जादुई उपहारों को संभालते हुए प्रेम सुंदरी एक बार फिर साहस के साथ आगे की ओर चल दी। 2 समुद्रों की बाधाओं को पार करने के बाद प्रेम सुंदरी जब तीसरे समुद्र के तट पर पहुंचे तो वहां का दृश्य पिछले दोनों समुद्रों से बिल्कुल भिन्न था। इस समुद्र का पानी गहरे नीलम की तरह चमक रहा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी शांति थी। वहां लहरों का कोई शोर नहीं था, बल्कि हवाओं के साथ एक बहुत ही मधुर और सुरीला संगीत गूंज रहा था। जैसे ही राजकुमारी की नाव पानी के बीचों बीच पहुंची, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि समुद्र की लहरें उन्हें लोरी सुना रही है। ये एक जादुई सम्मोहन था जो किसी भी राहगीर को गहरी नींद में सुला सकता था ताकि वो अपनी मंजिल भूल जाए। प्रेम सुंदरी को एहसास हुआ कि अगर वे इस सुरीले संगीत के वश में आ गई तो वे कभी जाग नहीं पाएंगी। उन्होंने तुरंत नागराज की दी हुई सोने की तलवार निकाली। तलवार की चमक से वो मायावी संगीत टूटने लगा और राजकुमारी ने अपनी नौका को तेजी से आगे बढ़ाया। इस समुद्र का पानी इतना पारदर्शी और स्थिर था कि वह किसी विशाल दर्पण शीशे जैसा लग रहा था। राजकुमारी को पानी के नीचे बड़े बड़े समुद्री महल और तैरती हुई जलपरियां साफ दिखाई दे रही थी। नागराज ने उन्हें चेतावनी दी थी कि जो समुद्र सबसे शांत दिखता है वो उतना ही गहरा और खतरनाक होता है। जैसे ही प्रेम सुंदरी उस कांच जैसे शांत पानी के बीचों बीच पहुंची, अचानक उनकी नाव के चारों ओर हलचल होने लगी। पानी के भीतर से अत्यंत सुंदर जलपरियां बाहर निकलने लगी। उनके बाल रेशम जैसे लंबे थे और उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि कोई भी अपना सुध बुध खो दे। वे जलपरियां राजकुमारी को मीठे स्वर में पुकारने लगी, है सुंदरी, कहां जा रही हो? इस गहरे नीले संसार के नीचे देखो, यहां सुख ही सुख है। आओ हमारे साथ इस जलमहल में विश्राम करो। प्रेम सुंदरी की आंखें भारी होने लगी। उस संगीत और जलपरियों के मोहक रूप ने उन्हें लगभग वश में कर लिया था। उनकी नाव रुक गई और वे धीरे धीरे पानी की गहराई की ओर खींचने लगी। लेकिन तभी उनके हाथ में मौजूद सोने की तलवार अचानक तेजी से कंपन करने लगी और उससे एक तीव्र ज्वाला जैसी रोशनी निकली। उस तेज प्रकाश ने जलपरियों की माया को छिन्न भिन्न कर दिया। राजकुमारी को तुरंत नागराज की चेतावनी याद आई। उन्होंने अपनी तलवार ऊंची की और चिल्लाकर कहा, पीछे हट जाओ, मेरा मार्ग रोकने का साहस मत करो। मुझे 7 समुद्रों के पार अपनी नियति तक पहुंचना है। तलवार की दिव्य शक्ति देख जलपरियां डरकर पानी की गहराइयों में विलीन हो गई। समुद्र का वो जादुई सम्मोहन टूट गया और हवाएं फिर से अनुकूल चलने लगी। अपनी हिम्मत और जादुई शस्त्रों के बल पर राजकुमारी ने तीसरे समुद्र की सीमा को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया। जैसे ही प्रेम सुंदरी ने तीसरे समुद्र की जादुई शांति को पीछे छोड़ा, उनके सामने चौथा समुद्र आ गया। यहां का दृश्य बिल्कुल अलग था। यहां पानी नीले रंग का नहीं बल्कि गुलाबी था और हवाओं में
बादलों के छोटे छोटे महल तैर रहे थे। इसे हवाओं का समुद्र कहा जाता था। जैसे ही राजकुमारी किनारे पर उतरी, उनकी नजर उसी अजनबी आदमी पर पड़ी जो उन्हें जंगल में मिला था। वो किनारे पर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर प्रेम सुंदरी की चमकती सोन तलवार पर पड़ी, वो फिर से डर गया। इस बार वो आदमी भागा तो सही, लेकिन भागते समय उसके हाथ से एक पुरानी लकड़ी की डिबिया गिर गई। प्रेम सुंदरी ने दौड़कर उसे उठा लिया। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें से एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा निकला, जो हवा में तैरते हुए एक खास दिशा की ओर इशारा करने लगा। इस टापू पर लगे पेड़ साधारण नहीं थे। जैसे ही राजकुमारी उस सितारे के पीछे चलने लगी, पेड़ों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। एक बूढ़े बरगद के पेड़ ने अपनी टहनियां नीचे झुकाई और फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमारी संभल कर, वो अजनबी तुम्हें डरा नहीं रहा है, बल्कि वो तुम्हें किसी बड़े खतरे से बचा रहा है। राजकुमारी हैरान रह गई। वो जिसे शत्रु समझ रही थी, क्या वो असल में उनका रक्षक था? उनके मन में अब उस अजनबी के लिए डर कम और जिज्ञासा ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने उस तैरते हुए सितारे और नागराज की तलवार पर भरोसा किया और घने बादलों के बीच बने एक अदृश्य पुल पर कदम रख दिया। राजकुमारी ने एक चतुराई भरी योजना बनाई। उन्होंने अपनी सोने की तलवार को एक कपड़े में लपेट कर छिपा लिया, ताकि उसकी चमक से वो अजनबी डरे नहीं। उन्होंने नागराज द्वारा दिए गए दिव्य विष की एक बूंद हवा में छिड़क दी, जिससे एक ऐसी मीठी खुशबू फैली कि जो भी उसे सूंघता उसका मन शांत होकर एक जगह ठहर जाता। जैसे ही वो अजनबी उस महल के द्वार पर पहुंचा, उस खुशबू के प्रभाव से उसके कदम डगमगाए और वो वहीं रुक गया। प्रेम सुंदरी ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। जब राजकुमारी ने पास जाकर देखा तो वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके कानों के पीछे छोटे छोटे पंख थे। वो हवाओं के शहर का एक दूत था। वो डरते हुए कांपने लगा और बोला, राजकुमारी मुझे क्षमा करें, मैं आपको डरा नहीं रहा था, बल्कि मैं उस काले जादूगर से आपकी रक्षा कर रहा था, जिसने आपके सपनों को कैद कर रखा है। उस दूत ने बताया कि 7वें समुद्र के पार जो नगर है, उसे एक दुष्ट जादूगर ने पत्थर का बना दिया है। वो सुंदर राजकुमार जो राजकुमारी के सपने में आता है, असल में उस जादूगर का कैदी है। वो अजनबी दूत तो बस राजकुमारी के साहस की परीक्षा ले रहा था कि क्या वे यहां तक पहुंच भी पाएंगी। अजनबी ने अपनी उंगली से गुलाबी समुद्र की ओर इशारा किया, जहां अचानक पानी के बीच से एक विशाल शंख ऊपर आया। उसने कहा, यह शंख ही आपकी अगली सवारी है। 5वें समुद्र में पानी नहीं, बल्कि आग की लहरें हैं, और केवल ये जादुई शंख ही आपको उस ताप से बचा सकता है। राजकुमारी ने उस अजनबी पर भरोसा किया और उस विशाल शंख के भीतर बैठ गई। जैसे ही शंख बंद हुआ, वो बिजली की गति से 5वें समुद्र की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो विशाल जादुई शंख 5वें समुद्र की सीमा में प्रविष्ट हुआ, बाहर का नजारा पूरी तरह बदल गया। यहां पानी की जगह खौलता हुआ लावा बह रहा था और लहरें आग की लपटों की तरह आकाश को छू रही थी। शंख के भीतर राजकुमारी को सुरक्षित तो महसूस हो रहा था, लेकिन बाहर का ताप इतना अधिक था कि उनकी सोने की तलवार म्यान के भीतर ही सूरज की तरह चमकने लगी। अचानक आग की एक विशाल लहर ने शंख को टक्कर मारी और शंख का जादुई कवच कमजोर पड़ने लगा। राजकुमारी को लगा कि अब वे बच नहीं पाएंगी। तभी आसमान से बिजली की कड़क जैसी आवाज आई और एक विशाल अग्निपक्षी नीचे उतरा। उसके पंख दहकते हुए अंगारों जैसे थे और उसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थी। उस पक्षी ने अपनी जादुई फुंकार से शंख के चारों ओर बर्फ की एक शीतल परत बना दी। देखते ही देखते उस पक्षी ने एक नन्हे बालक का रूप धर लिया, जिसके सिर पर सुनहरी कलगी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी डरो मत, मैं इस अग्नि समुद्र का रक्षक हूं। नागराज ने मुझे संदेश भेजा था कि एक साहसी राजकुमारी 7वें समुद्र की ओर बढ़ रही है। मैं इस दहकते मार्ग में आपकी सहायता करूंगा। उस बालक ने राजकुमारी की सोने की तलवार को छुआ। स्पर्श होते ही
तलवार से आग की लपटें निकलने लगी। अब वो तलवार केवल वार ही नहीं करती थी, बल्कि राजकुमारी के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देती थी जिसे दुनिया की कोई भी आग जला नहीं सकती थी। अब राजकुमारी शंख से बाहर निकलकर उस अग्नि पक्षी की विशाल पीठ पर सवार हो गई। वो पक्षी उन्हें लेकर आग की ऊंची लहरों के बीच से किसी तीर की तरह निकलने लगा। राजकुमारी ने देखा कि आग के भीतर भी एक अनोखी दुनिया थी, जहां सोने के पहाड़ पिघलकर बह रहे थे। पांचवें समुद्र की भीषण ज्वालाओं को पार करने के बाद अग्नि पक्षी राजकुमारी को छठे समुद्र के तट पर छोड़कर अदृश्य हो गया। यहां पहुंचते ही प्रेम सुंदरी को एक अजीब से सन्नाटे का अनुभव हुआ। छठा समुद्र बाकी पांचों समुद्रों से बिल्कुल अलग और डरावना था। यहां का पानी न नीला था न गुलाबी, बल्कि यह पारदर्शी बर्फ की तरह जमा हुआ था। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि यहां समय रुक गया था। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए पक्षी हवा में ही पत्थर की तरह स्थिर थे। गिरती हुई पानी की बूंदें हवा में मोतियों की तरह लटकी हुई थी। यहां तक कि हवा के झोंके भी थम गए थे। प्रेम सुंदरी जैसे ही इस समुद्र की सतह पर चली, उन्हें अपनी ही परछाइयां पानी के नीचे चलती हुई दिखाई देने लगी। अचानक उस बर्फीले सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, पुत्री, वापस लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्रेम सुंदरी ठिठक गई। ये उनके पिता राजा जयसिंह की आवाज थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें दूर क्षितिज पर अपना नगर चंदनपुर और महल के झरोखे में रोते हुए अपने पिता दिखाई दिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका मन हुआ कि वे सब छोड़कर वापस भाग जाए, लेकिन तभी उनके हाथ में मौजूद सोने की तलवार तेजी से गर्म होने लगी। उस गर्मी ने राजकुमारी को याद दिलाया कि यह केवल एक मायाजाल है जो उन्हें अपनी मंजिल से भटकाने के लिए रचा गया है। छठे समुद्र की खासियत यही थी, ये इंसान को उसकी सबसे कमजोर यादों में फंसाकर हमेशा के लिए पत्थर बना देता था। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद की और उस जादुई तलवार को बर्फ की सतह पर जोर से मारा। तलवार की अग्नि शक्ति से पूरे समुद्र की बर्फ एक धमाके के साथ चटक गई। जैसे ही बर्फ टूटी, समय फिर से चलने लगा। पक्षी उड़ने लगे और वह मायावी दृश्य ओझल हो गया। छठे समुद्र की बाधा को पार करते ही अब प्रेम सुंदरी के सामने सातवां और अंतिम समुद्र था, जिसके पार वो रहस्यमयी नगर और उनका सपना इंतजार कर रहा था। राजकुमारी प्रेम सुंदरी की यात्रा अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सातवें समुद्र का किनारा जितना शांत था, उसका रहस्य उतना ही गहरा। जैसे ही प्रेम सुंदरी ने सातवें समुद्र की लहरों को छुआ, अचानक पूरा आसमान काला पड़ गया और समुद्र के भीतर से एक ऐसी भयंकर और गूंजती हुई आवाज आई जिसे सुनकर पहाड़ भी कांप जाए। वो आवाज चेतावनी दे रही थी, रुक जाओ राजकुमारी, आगे मौत का साम्राज्य है। यदि तुमने इस सातवें समुद्र की सीमा को लांघा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वापस लौट जाओ, क्योंकि यहां से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। यह सुनकर एक पल के लिए राजकुमारी का हृदय कांप उठा, लेकिन उन्हें अपने पिता का वचन, नागराज का विश्वास और वो अधूरा सपना याद आया। उन्होंने अपनी सोने की तलवार को म्यान से बाहर निकाला और निर्भय होकर गरजते हुए समुद्र में अपनी नाव डाल दी। मौत की उस चेतावनी को अनसुना कर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। जैसे ही उन्होंने सातवां समुद्र पार किया, अचानक सारा अंधेरा छंट गया और सामने एक ऐसा दिव्य राज्य प्रकट हुआ जिसकी सुंदरता का वर्णन करना कठिन था। वहां की दीवारें हीरों से जड़ी थी और फूलों से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी स्वर्ग में आती हो। जैसे ही प्रेम सुंदरी ने उस राज्य की सीमा में कदम रखा, वहां के सैनिक, दरबारी और आम नागरिक उन्हें देखकर जड़वत रह गए। हर कोई अपनी जगह पर ठहर गया और आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। चारों ओर खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या यह संभव है? क्या हमारी महारानी वापस आ गई? दरअसल राजकुमारी प्रेम सुंदरी का चेहरा उस राज्य की दिवंगत महारानी से हूबहू मिलता था। वे बिल्कुल अपनी मां की तरह दिख रही थी, जिनका रहस्य उस राज्य की मिट्टी में कहीं दबा हुआ था। नगर के लोग हैरान थे
कि 7 समुद्र पार करके आने वाली ये युवती उनकी महारानी की परछाई कैसे हो सकती है। अब राजकुमारी उस महल की ओर बध रही है जहां उनका सपनों का राजकुमार कैद है। उस दिव्य नगर के गलियारों से गुजरते हुए प्रेम सुंदरी को हर कोई सम्मान से झुककर प्रणाम कर रहा था, लेकिन राजकुमारी के मन में अपने ही वजूद को लेकर एक गहरा सवाल उठने लगा। जब वो राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो वहां की दीवारों पर लगी एक विशाल तस्वीर को देखकर उनके कदम ठिठक गए। महल के मुख्य कक्ष में एक बहुत पुरानी तस्वीर लगी थी जिसमें ठीक प्रेम सुंदरी जैसी दिखने वाली एक महिला और उनके पिता राजा जयसिंह युवा अवस्था में खड़े थे। तभी महल के सबसे वृद्ध मंत्री आगे आए और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजकुमारी के सामने झुककर उस रहस्य से पर्दा उठाया। मंत्री ने बताया कि राजकुमारी प्रेम सुंदरी की माता इसी 7वें समुद्र पार वाले नगर की रानी थी। वर्षों पहले एक दुष्ट जादूगर ने इस नगर पर अधिकार करने के लिए हमला किया था। अपनी पुत्री प्रेम सुंदरी को बचाने के लिए रानी ने अपनी जादुई शक्तियों से उसे 7 समुद्र पार भेज दिया था और राजा जयसिंह को उसकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। राजा जयसिंह ने अपनी पत्नी को खोने के दुख में और बेटी को जादूगर की नजर से बचाने के लिए उस नगर का नाम चंदनपुर रखा और राजकुमारी से उसका अतीत छिपाए रखा। लेकिन जो खून में था वो सपनों के जरिए प्रेम सुंदरी को अपनी मातृभूमि की ओर खींच लाया। जिस राजकुमार को प्रेम सुंदरी अपने सपने में देखती थी वो कोई और नहीं बल्कि उनके मामा का पुत्र, उनका ममेरा भाई था, जिसे जादूगर ने कैद कर रखा था ताकि वह इस राज्य का असली उत्तराधिकारी न बन सके। राजकुमारी को समझ आया कि क्यों नागराज ने उन्हें दिव्य विष और सोन तलवार दी थी। वो तलवार वास्तव में उनके नाना के वंश की थी, जो केवल उनके स्पर्श से ही पूरी तरह जागृत हो सकती थी। सच्चाई जानकर प्रेम सुंदरी की आंखों में दुख के साथ साथ क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्हें समझ आ गया कि वो अजनबी दूत और अग्नि पक्षी सब उनकी मां की ही रक्षक शक्तियां थी जो उन्हें घर वापस ला रही थी। अब राजकुमारी ने अपनी सोने की तलवार ऊंची की। तलवार से एक दिव्य गर्जना हुई जिसने पूरे महल को हिला दिया। यह संकेत था कि इस राज्य की असली उत्तराधिकारी वापस आ गई है और अब उस दुष्ट जादूगर के अंत का समय आ गया है। राजकुमारी प्रेम सुंदरी के वापस आने की खबर और उनकी तलवार की गर्जना ने दुष्ट जादूगर के सिंहासन को हिला दिया। वो अपनी काली शक्तियों के साथ महल के आंगन में प्रकट हुआ। जादूगर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और चारों ओर काली राख का बवंडर उठा दिया। वो चीख कर बोला, जिस मां ने तुम्हें यहां से दूर भेजा था वो तुम्हें नहीं बचा सकी, तो तुम क्या मेरा मुकाबला करोगी? जादूगर ने हवा में हाथ लहराया और आग के बड़े बड़े गोले राजकुमारी की ओर फेंके। लेकिन प्रेम सुंदरी अब केवल एक डरी हुई लड़की नहीं थी। उन्होंने नागराज की दी हुई सोने की तलवार आगे कर दी। तलवार से एक शीतल प्रकाश निकला जिसने उन आग के गोलों को हवा में ही बर्फ बना दिया। जब जादूगर ने देखा कि उसकी आग काम नहीं कर रही तो उसने खुद को एक विशाल काले धुएं के राक्षस में बदल लिया। राजकुमारी को याद आया कि नागराज ने उन्हें दिव्य विष की एक शीशी दी थी। उन्होंने अपनी तलवार की धार पर उस विष की एक बूंद गिराई। तलवार अब और भी तेज चमकने लगी और उससे एक ऐसी शक्ति निकली जो किसी भी मायाजाल को काट सकती थी। राजकुमारी ने साहस जुटाया और सीधे उस काले धुएं के बीच छलांग लगा दी। उन्होंने अपनी विष से बुझी हुई सोने की तलवार जादूगर के हृदय के ठीक बीच में उतार दी। जैसे ही तलवार जादूगर के शरीर के आर पार हुई, उसके भीतर से कैद की गई हजारों आत्माओं का उजाला निकला। जादूगर का शरीर रेत की तरह बिखर गया और उसका काला जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। जादूगर के मरते ही पूरे राज्य पर छाया अंधेरा गायब हो गया। कालकोरी की बेड़िया अपने आप टूट गई और वो सुंदर राजकुमार बाहर आया। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा, उसे अपना सपना सच होता महसूस हुआ। पूरे नगर में खुशियां मनाई जाने लगी। राजा जयसिंह को भी संदेश भेजा गया और वे भी 7 समुद्र पार कर अपनी पुत्री के असली राज्य में पहुंचे।
प्रेम सुंदरी का उस राजकुमार के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ जिसे वो सपनों में देखती थी। चंदनपुर और इस नए राज्य के बीच एक जादुई पुल बन गया जिससे दोनों राज्यों के लोग हमेशा के लिए एक हो गए। राजकुमारी प्रेम सुंदरी, जिसने अपने डर को जीता और 7 समुद्रों की बाधाओं को पार किया, अब एक न्यायप्रिय महारानी के रूप में जानी जाने लगी।